Sometimes pain doesn't just affect the movement, it also affects your independence, confidence, and activities in daily living. And when it comes to restoring the mobility and giving patient a second chance, here our guest today is very special who will help us throughout. Hello everyone, welcome to my podcast. This is Dr. Tanvi Kataria, your neurophysiotherapist and founder of PhysioFi. And today we have a very special guest with us who has transformed thousands of lives in joint replacement surgeries and orthopedics. It's an honor to welcome Dr. Romil Rathi sir. I am in short of words to tell about his qualifications and achievements. Sir is Masters of Surgery in Orthopedics and trained fellowship doctor in joint replacement surgeries. He has done more than 5,000 surgeries. Let me correct myself, 5,000 successful surgeries in over a span of 12 years. He is the owner of Medicure Clinic in Ramdaspet, Nagpur, and is associated with various hospitals named Suyog, Wockhardt and CARE. सर आपसे आपके बारे में बोलने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है, बट आई विल बी प्रीटी सेल्फिश टुडे एंड आई वुड लाइक टू नो सो मच अबाउट नी एज यू आर द मास्टर इन इट. तो स्टार्टिंग विद इट आई वांट टू नो कि आजकल इंडियन फैमिलीज़ में इट इज़ सो ईजी एंड इट इज़ सो कॉमन कि हम हर घर में एक किसी ना किसी को नी प्रॉब्लम के साथ में देख रहे हैं. एवरीवन इज़ अ साइलेंट सफरर, जिसे सीवियर नी पेन हो या डिस्कम्फर्ट हो. सो आर वी एज अ पीपल गोइंग रॉन्ग समवेयर कि कहाँ हमारी कोई गलती हो रही है? सो व्हाट विल यू सजेस्ट फॉर दोज पीपल? यस, सो इट इज़ अ वेरी कॉमन ट्रेंड. अभी डे बाय डे पेशेंट्स जो है नी पेन के बढ़ते जा रहे हैं. यस, इट हैज़ फ्यू कॉमन रीजन्स. वन इज़ लैक ऑफ एक्सरसाइज. Second is vitamin D deficiency. Both these things are very much common in Indian population. और अभी if you compare it with last generation or maybe like 30 years back, 40 years back, there was a time we used to drive bicycles. It was compulsion. करेक्ट. And walking was compulsion. Correct. But gone are the days. अभी ऐसा है कि आपको घर के बाहर गेट पे आपकी उबर चाहिए, ओला चाहिए. हाँ जी. है ना? तो और साइकिलिंग भी बहुत कम लोग हैं जो करते हैं रूटीन एक्टिविटीज़ में. ये दोनों एक कॉमन रीज़न है कि नी पेन बहुत बढ़ गया है. एज रिलेटेड जो आर्थराइटिस रहता था वो अब यंग एज में दिखने लगा है. इट यूज टू हैपन आफ्टर 60s. नाउ वी गेट मोर पेशेंट्स इन 45 and 50s. दैट इज़ वन ऑफ द कॉमनेस्ट रीजन. सेकेंड रीज़न इज़ और इंथुजियास्टिक स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, है ना. व्हेन यू आर नॉट ट्रेंड, व्हेन यू आर नॉट प्रिपेयर्ड, आपने रिहैब कुछ किया नहीं है, आपके मसल स्ट्रॉन्ग नहीं है, एंड यू स्टार्ट प्लेइंग सम स्पोर्ट्स एग्रेसिवली. दैट इज़ वन ऑफ द कॉमनेस्ट प्रॉब्लम कि यंग जनरेशन में नी पेन लेके आ रहे हैं. पिकल बॉल खेल रहे हैं बट पिकल बॉल कोर्ट पे नहीं खेल रहे, सीमेंट कोर्ट पे खेल रहे हैं. करेक्ट. ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके वजह से यंग पॉपुलेशन भी बहुत आ रहा है. और मिडिल एज लोग आ रहे हैं जो ओल्ड एज के साथ आर्थराइटिस होना चाहिए था वो यंग एज में लेके, मिड एज में लेके, मिडिल एज में लेके. करेक्ट. सो आप बोल रहे हो कि D3 डेफिशिएंसी इज वन ऑफ द लैकिंग दैट इज़ फैक्टर वन ऑफ द कॉमनेस्ट कॉज. क्योंकि सनलाइट एक्सपोजर कम है मोस्ट ऑफ द टाइम. अभी मैं खुद भी अगर मैं जाता हूँ, मैं OT में जाता हूँ, OPD में जाता हूँ, मैं कार में जा रहा हूँ, वहाँ जाके बैठ रहा हूँ, फिर से कार में घर पे आ रहा हूँ. सनलाइट एक्सपोजर हार्डली कुछ है. अनटिल अनलेस मैं उसके लिए स्पेसिफिकली बाहर निकल के सनलाइट एक्सपोजर लूँ, मुझे सनलाइट एक्सपोजर ही मिल नहीं रहा. ओके, ठीक है. तो सर अगर मैं आपसे ऐसा पूछूं कि D3 हर इंसान ने चेक कराना चाहिए या फिर दे शुड टेक द टैबलेट्स ऑफ इट, दे शुड गो टू अ डॉक्टर? यू शुड चेक इट. विदाउट चेक के टैबलेट्स लेना भी गलत है. ओके. बट इट इज़ वेरी मच कॉमन डिफिशियंसी, मोर कॉमन देन कैल्शियम एंड अदर थिंग्स, है ना. एक मिसकंसेप्शन है कि सबको कैल्शियम डिफिशियंसी है, पर्टिकुलर एज के बाद सबको लेना है. बट एक्चुअली उससे ज़्यादा डिफिशियंसी विटामिन डी का है, और वो छोटे बच्चों से लेके बड़ों तक सब में है. Okay, so sunlight is the only thing, or you would recommend some food for it or something? Food is more important than sunlight actually. Okay. But एक बार आप खा लेते हैं, इवन इफ यू आर टेकिंग टैबलेट्स और लिक्विड फॉर्म या इंजेक्शंस, बॉडी में लेने के बाद वो एब्सॉर्ब होने के लिए सनलाइट इज़ मस्ट. तो मैं कितना भी टैबलेट्स खा लूँ या कितना भी मैं डाइट में ले लूँ, बट अगर सनलाइट का एक्सपोजर बिल्कुल नहीं है तो बॉडी में एब्सॉर्ब नहीं होगा वो. ओके. सर हमारे यहाँ पे कॉमन मिसकंसेप्शन है जब तक दर्द नहीं होगा तब तक डॉक्टर के पास जाएंगे नहीं, या फिर रूटीन चेकअप नहीं कराएंगे. तो जो वन तो मुझे समझ गया कि आप बोल रहे रिहैब इज़ एसेंशियल, और इतना इनफ स्ट्रेंथ नहीं रहता है, हमारा उतना वर्किंग नहीं है जितना पहले के लोगों का था. पर कमिंग टू D3 मुझे आपको ये पूछना है कि क्या फ्रिक्वेंसी में हमने चेक करवाना चाहिए? Once in 2 years. Once in 2 years, like once in couple of years we should get it checked about D3. Yes, it is very much necessary. और even for growing age, छोटे बच्चों से लेके मतलब 2 साल से बच्चों के लेके 60-70 years तक विटामिन डी की कमी रहती है.
और हर एज में उसका अलग इंपॉर्टेंस है. छोटे बच्चों में मसल्स के लिए, बोन ग्रोथ के लिए, हाइट बढ़ने के लिए तो विटामिन डी इज इम्पॉर्टेंट. ओके, ये मिस होता है. आई विल श्योरली कीप दैट इन माइंड. ओके सर, अभी बहुत कॉमन, यू बिंग नी सर्जन, आपको बहुत कॉमन ये क्वेश्चन आता होगा कि पेशेंट्स आते होंगे, सर तेल कम हो चुका है, घुटने घिस चुके हैं, हमारे घुटनों में गैप आ चुकी है. तो ये बेसिकली ये जो टर्म्स है ये क्यों यूज़ होती है, इसको मेडिकली हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे और हम इसे लोगों तक कैसे पहुंचाएंगे कि व्हाट इज़ इट एग्जैक्टली? यस, ये लेमैन लैंग्वेज में मराठी में बोलते गैप पड़ला है ना, हिंदी में बोलते हड्डी हमारी गैप आ गई. हाँ. ये चीज़ें बेसिक एज रिलेटेड चेंजेस है. अब ये जैसा पहले से सुनते आए लोगों से या दूसरे किसी से, या इवन डॉक्टर्स की भी गलती है उसमें, वो चीज़ उनको एक्सप्लेन करते समय लेमैन लैंग्वेज में एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने ऐसा एक्सप्लेन किया. बट बेसिकली इट इज़ एज रिलेटेड चेंजेस. एज के साथ में 2 बोन के बीच का गैप कम हो जाता है, एक्चुअली बढ़ता नहीं. करेक्ट. गैप कम हो जाता है क्योंकि बीच का जो मेनिस्कस रहता, जो कार्टिलेज रहता, ये वियर एंड टियर होता. करेक्ट. तो वो एक्सप्लेन करते करते किसी ने बोल दिया कि हाँ गैप पड़ ली, अब वही चीज़ वैसी कैरी फॉरवर्ड हो रही है ना. तो एक्चुअली गैप बढ़ती नहीं है, गैप कम होती है. हाँ, और ऐसा होता है कभी कभी कि डिफॉर्मिटी बढ़ती है, तो ऐसा दिखता है एक्सरे में कि एक साइड में गैप बढ़ गया और एक साइड में कम हो गया, जब बहुत ज़्यादा डिफॉर्मिटी रहती है, पैर में टेढ़ापन ज़्यादा रहता है. बट एक्चुअली इट इज़ वन ऑफ द कॉमनेस्ट प्रॉब्लम जिस चीज़ को लेके पेशेंट्स ओपीडी में आते हैं, वो है नी पेन इन पर्टिकुलर एज आफ्टर 50s. उस चीज़ में ऐसा होता है कि आपके 2 बोन के बीच का चिकनाहट जो रहता है, जॉइंट फ्लूइड जो रहते हैं, वो ड्राई हो जाते हैं. करेक्ट. आपका मेनिस्कस कार्टिलेज वियर एंड टियर हो जाता, तो जॉइंट स्पेस कम हो जाती है और हड्डी एक में को टकराती है. ओके. सो सर ये इंडिकेट करे ऑस्टियोआर्थराइटिस के तरफ? यस, इट इज ऑस्टियोआर्थराइटिस. यस. ओके. नी पेन का वन ऑफ द कॉमनेस्ट कॉज इन ओपीडी जो पेशेंट्स हम देखते हैं, दैट इज ऑस्टियोआर्थराइटिस. यस. तो एनी प्रिकॉशंस, लाइक 5 प्रिकॉशंस अगर आपको आपके पेशेंट को बोलना रहे कि इफ़ आई एम कमिंग टू यू एज अ अर्थराइटिस पेशेंट ग्रेड 1 और ग्रेड 2, तो मुझे क्या 5 प्रिकॉशंस बोलोगे जो मैंने बिल्कुल नहीं करना चाहिए या फर्स्ट इज लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन. लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन मतलब अगर कोई इंडियन टॉयलेट यूज़ करता है तो देन ही हैज़ टू स्टॉप यूजिंग इंडियन टॉयलेट. एक बार आर्थराइटिस शुरू हो गया तो ऐसा नहीं कि पहले से अवॉइड करना है, बट वंस यू आर ग्रेड 1 ग्रेड 2 पेशेंट, यू शुड अवॉइड सिटिंग क्रॉस लेग, यू शुड अवॉइड स्क्वाटिंग, यू शुड अवॉइड इंडियन टॉयलेट्स, यू शुड अवॉइड क्लाइंबिंग स्टेयर्स, है ना. ये तीनों चारों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है. 5th आप ये बोल सकते हैं कि आपको विगरस एक्टिविटी लाइक स्पोर्ट्स या फिर रनिंग, जंपिंग, दैट ये भी आपको अवॉइड करना है. ये प्रिकॉशंस में है ये चारों 5 चीज़ें. ओके. और कमिंग टू वेट, आपका इसमें क्या रहेगा कि वेट रिडक्शन की तरफ वी शुड गो? वेट इज़ वन ऑफ द कॉमनेस्ट कॉज कि वो उसके जैसे फर्स्ट इज एज रिलेटेड जो ऑस्टियोआर्थराइटिस, सेकंड इज वेट. वेट एक कॉमनेस्ट इशू है क्योंकि पूरे बॉडी का वेट, आप जब चेयर पे से उठ रहे हो या स्टेयर क्लाइंबिंग कर रहे हो तो आपका पूरा बॉडी वेट आपके घुटनों पे आता है. तो वो एक मेजर कॉज है कि अगर आपको तकलीफ की शुरुआत हो चुकी है तो वो तकलीफ फास्ट बढ़ेगी आपकी. करेक्ट. तो वेट रिडक्शन इज मस्ट. ऑफ कोर्स. सर वन मोर थिंग, एज अ फिजियोथेरेपिस्ट आई हैव नोटिस्ड कि फीमेल पेशेंट्स कंपैरेटिवली ज़्यादा रहते हैं ओए के एज कम्पेयर टू मेल पेशेंट्स. यस. तो व्हाई इज दैट? लाइक व्हाई ज़्यादा भी रहते हैं और वो पेशेंट्स कम एज में भी आते हैं. करेक्ट. है ना. मेल पेशेंट्स मोस्टली 60s के बाद आते हैं, फीमेल्स 45-50 में आते हैं. करेक्ट. उसका मेन रीज़न है हार्मोनल चेंजेस, है ना. अराउंड मेनोपॉज 45-50 के अराउंड बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं. उसके साथ ऑस्टियोपोरोसिस होता, मतलब हड्डियाँ कमज़ोर होती. ऑस्टियोपोरोसिस के वजह से ऑस्टियोआर्थराइटिस बढ़ जाता. तो ये एक नॉर्मल चीज़ है कि अराउंड मेनोपॉज सब प्रॉब्लम्स, बैक पेन, नॉट इवन नी पेन, बैक पेन और सभी चीज़ें, नेक पेन, सर्वाइकल पेन, लोअर बैक पेन, सब चीज़ें शुरू होती है, जनरलाइज्ड वीकनेस शुरू होती है. तो उसका वन ऑफ द कॉमनेस्ट रीजन इज हार्मोनल चेंजेस. हार्मोनल चेंजेस यू आर सेइंग. ओके. एंड व्हेन इट कम्स टू एंड देयर इज वन मोर थिंग, जो रूटीन अपना इंडियन पॉपुलेशन है बेसिक, उसमें एक चीज़ कॉमन है कि घर पे मोस्टली महिलाएं पूजा करती है ना. महिलाएं नीचे बैठ के काम करती है या नीचे बैठ के खाना बनाती है ना. तो जनरली मेल्स में वैसा नहीं है. मेल्स बाहर काम करते, ज़्यादा चलते, ज़्यादा उनका बाहर एक्सरसाइज होता, सनलाइट को भी थोड़ा बहुत एक्सपोजर रहता. फीमेल्स का उल्टा है, सनलाइट एक्सपोजर कम रहता, नीचे बैठ के ज़्यादा काम करते, और हार्मोनल चेंजेस, ऑस्टियोपोरोसिस, ये सब मिला के ऑलमोस्ट 75% पेशेंट्स हमारे फीमेल्स रहते हैं नी आर्थराइटिस के. इतना डिफरेंस है 75 and 25. ओके. सो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ हार्मोनल चेंजेस एंड द लाइफस्टाइल व्हाट फीमेल्स आर. सो अब मुझे ये पूछना है सर कि आप बोल रहे हो कि हार्मोनल है, मेनोपॉजल, तो हम इससे प्रिवेंट कैसे करें? लाइक
इवन मेनोपॉज तो प्रिवेंट नहीं कर सकते, हार्मोनल चेंजेस होने ही वाले हैं, बट वंस यू गेट द सिम्टम, पहले बार जब आपको तकलीफ शुरू हो रही है, हाँ जी, तब आप डॉक्टर को कंसल्ट करना इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट. प्रॉब्लम है इग्नोरेंस. हम उसको इतना इग्नोर कर देते, जब वो बहुत सीवियर हो जाता तब हम डॉक्टर को दिखाते. करेक्ट. पहले तो लोग टीवी के एडवर्टाइज देख के डॉक्टर ऑर्थो ऑयल लगाएंगे और ये सब चीज़ें बहुत चलती है ना. या किसी ने कुछ बोल दिया, ये बाम लगा के देखिए, तेल लगा के देखिए. कोई नागपुर में लेप बहुत फेमस है, लोग लेप लगाने चले जाते हैं. ये सब चीज़ें होती है. वो जब बहुत बढ़ जाता तब लोग डॉक्टर्स को दिखाते हैं. उसमें भी स्पेशलिस्ट को कम दिखाते हैं, पहले दिखाते हैं जनरल प्रैक्टिशनर्स को, या जो भी उनके फैमिली डॉक्टर्स हैं उनको दिखाते हैं. वो जाते से सबसे पहले उनको दवाई लिख देंगे, 10 दिन की दर्द की दवाई लिख देंगे. वो दवाई खा लेते, ठीक हो जाता. फर्स्ट टाइम वो इग्नोर हो जाता, सेकंड टाइम जाते फिर से वैसे ही होता. जब ये 4-5 बार होता तब वो सोचते कि नहीं अभी स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए. उसमें भी बहुत से बार वो जनरल ऑर्थोपेडिक सर्जन्स को दिखाते हैं. अभी गॉन आर द डेज की एक ही डॉक्टर सब चीज़ें देख रहा है. यू शुड विजिट स्पेशलिस्ट. आपको कंधे का दर्द है, कंधे के स्पेशलिस्ट को दिखाइए. नी का दर्द है, नी के स्पेशलिस्ट को दिखाइए. दैट इज़ ऑलवेज बेटर. तो ये एक रीज़न रहता है कि वहीं से वो इग्नोरेंस चालू होता है. सो इग्नोरेंस इज द की यू आर सेइंग. अगर हमने इसके सॉर्ट किया तो काफ़ी सारी बहुत सारी चीज़ें ग्रेड 1-2 में हम रोक सकते, कंट्रोल कर सकते हैं. ऐसा नहीं कि हर पेशेंट को जिसको घुटनों का दर्द हो रहा है हर किसी को सर्जरी लगने वाली है. करेक्ट. 99% पेशेंट को सर्जरी से बचा सकते अगर उन्होंने ग्रेड 1-2 में प्रॉपर डॉक्टर को दिखाया, प्रिकॉशंस लिए, जो ये 5 चीज़ें अपने बताई थी, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, ये सब किया, आपका डाइट में D3 अच्छा रखा, ये सब चीज़ें करने पे आप 99% पेशेंट को सर्जरी से बचा सकते हैं. ओके सर, जिन्हें ग्रेड 3 OA रहता है तो जनरली उन्हें सर्जरी सजेस्ट की जाती है सर्जन से. बट द पॉइंट इज़ कि द मिथ गोइंग अराउंड के हमारे घुटने ख़राब हो जाएंगे, अभी तो हमारी उम्र छोटी है, अंदर जो हमें इम्प्लांट डालेंगे वो हमारा ख़राब हो जाएगा. सो दे आर सो स्केर्ड. देर इज़ टू मच ऑफ फियर फॉर दिस सर्जरी थिंग. तो आप वो मिथ कैसे बस्ट करना चाहेंगे? कि दैट इज़ वेरी मच कॉमन. अगर मैं कोई भी पेशेंट को सर्जरी का बोलता हूँ तो उनका फर्स्ट रिएक्शन तो ये रहता है कि नहीं सर हमको सर्जरी नहीं करना. करेक्ट है ना. क्यों सर्जरी नहीं करना? क्योंकि हमारे एक रिलेटिव की सर्जरी हुई थी और वो ही इज़ नॉट हैप्पी. या फिर हमको किसी ने बोला कि सर्जरी के बाद ठीक नहीं होते, सर्जरी के बाद आप बेड पे आ जाओगे, अभी जो चल रहा है वो भी नहीं चल पाओगे. ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है. ये हम ऑलमोस्ट डेली हर पेशेंट को हमको ये चीज़ एक्सप्लेन करना पड़ता है. सर्जरी के रिजल्ट डिपेंड करते हैं आप किससे सर्जरी करा रहे हैं, इफ़ इज स्पेशलिस्ट और नॉट. सेकंड, आप कौन से स्टेज में करा रहे हैं. आप उसको एक्सट्रीम, आप व्हीलचेयर पे या स्ट्रेचर पे आने के बाद सर्जरी करा रहे हैं, या आप जब ऑलरेडी चल रहे फिर रहे तब सर्जरी करा रहे हैं. ये सब चीज़ों पे भी डिपेंड करता. फियर इज़ वेरी मच नॉर्मल. अपने यहाँ बहुत ज़्यादा फियर है हर सर्जरी को लेके, बीट स्मॉल सर्जरी, हार्ट का, ब्रेन का, या कोई भी सर्जरी ले लीजिए. सर्जरी बोलते से लोगों को सबसे पहला तो रिएक्शन यही रहता है कि सर्जरी नहीं करना. तो ये हमको एक्सप्लेन करना पड़ता है, हमको उनको पेशेंट्स दिखाने पड़ते, या हम बहुत से बार नंबर शेयर करते पेशेंट्स के जिनका रिजल्ट अच्छा आया है, या पेशेंट्स हम उनको वीडियोस दिखाते हैं, पेशेंट पहले कैसा चल रहा था, अभी कैसा चल रहा है. ये बहुत उससे अवेयरनेस थोड़ा बढ़ता है. हाँ, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अभी लास्ट 10 ईयर्स में काफ़ी अवेयरनेस बढ़ा है. आई एम वेरी हैप्पी कि पेशेंट्स अभी खुद होके भी एक्सेप्ट करते हैं कि हमको सर्जरी का ज़रूरत है. अदरवाइज पेशेंट उसको इतना इग्नोर करते थे कि सर्जरी के बाद भी वो बहुत डिफिकल्ट रहता था फिर उनके लिए. सो वन मोर थिंग इज़ देयर कि पहले पेशेंट आता है कि दोनों भी नीज़ में उनके प्रॉब्लम रहेंगी, सीवियर प्रॉब्लम रहेंगी, दोनों भी नीज़ के लिए उन्हें सर्जरी एडवाइस की जाएंगी. बट दे हैव दिस माइंडसेट कि पहले मैं एक नहीं करूँगा फिर मैं दूसरा नहीं करूँगा. सो व्हाट यू वांट टू tell about that ki is that advisable, or if both knees are equally affected then it's better to get it replaced in the same sitting. है ना. मैं उनको एक एग्जांपल देता हूँ बेसिक. आपके गाड़ी के दोनों टायर की हवा कम है, कार के, आप एक ही टायर में हवा भरोगे, ऐसा तो नहीं कि उसमें हवा भर के दिखते, गाड़ी टेढ़ी चलेगी. है ना. आपको दोनों ठीक करना है तभी प्रॉपर ठीक होगा. बट इट इज़ नॉट ऑलवेज लाइक कि दोनों सेम है. कभी एक में ग्रेड 3 और दूसरे में ग्रेड 1 है. तो हम उनको ये बोलते हैं कि ग्रेड 3 का कराइए, 1 आप 1-2 साल बाद कराइए, जब आपको ज़रूरत पड़ेगा या जब दर्द बढ़ेगा तब कराइए. तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि दोनों एक साथ करना है. बट अगर किसी को दोनों पैर में तकलीफ है तो पेशेंट के लिए अच्छा है कि दोनों करें. उससे रिहैब में भी उनको फ़ायदा होता है ना. उनका गेट इम्प्रूव होता है, चलना जो होता है वो इम्प्रूव होता है. तो सर एज अ सर्जन आपको क्या ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, पेशेंट को सर्जरी के लिए कन्विंस करना कि सर्जरी के बाद में रिहैब के लिए कन्विंस करना? सर्जरी के कन्विंस करना डिफ़िकल्ट है, और रिहैब के लिए हमको एक्सप्लेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नी रिप्लेसमेंट एक ऐसा सर्जरी है जिसमें अगर फिजियोथेरेपी वो नहीं करते प्रॉपर, रिहैब प्रॉपर नहीं करते, तो सर्जरी का रिजल्ट आपको नहीं मिलता है.
तो जितना 50% सर्जरी, मैं पेशेंट को 50-50% बोलता हूँ, सर्जरी इज़ 50% इंपॉर्टेंट एंड फिजियोथेरेपी इज़ 50% इंपॉर्टेंट। आप ये मत सोचिए कि आपने बहुत अच्छे सर्जन से मेरे से सर्जरी करा ली तो आप 100% ठीक हो जाएंगे। अगर आप फिजियोथेरेपी नहीं कर रहे सर्जरी के बाद तो आपकी सर्जरी वेस्ट होने वाली है। करेक्ट, एटलीस्ट नी रिप्लेसमेंट को ये अप्लाई होता है, नॉट ऑल सर्जरीज। Yes. बहुत से बार जैसे हिप रिप्लेसमेंट में फिजियोथेरेपी का बहुत ज़रूरत नहीं पड़ता, हाँ जी, नी में इट इज़ मस्ट। इट इज़ तो हमको पेशेंट का फॉलोअप भी लेना पड़ता है। पेशेंट्स पेरीफेरी से आते हैं जहाँ फिजियोथेरेपिस्ट नहीं है बहुत से बार, तो हमको उनको बोलना पड़ता है कि हम फिजियोथेरेपिस्ट का नंबर शेयर करते हैं, आप उनसे ऑनलाइन कंसल्ट कीजिए या बीच बीच में विजिट कीजिए जब हो सकता है। करेक्ट, वो एक चैलेंज है क्योंकि पेरीफेरी में हर जगह अभी फिजियोथेरेपी सेंटर्स नहीं है। करेक्ट, यस, ओके। एंड सर व्हेन इट कम्स टू ग्रेड 1 ग्रेड 2 जो कि एक माइनर फॉर्म ऑफ अर्थराइटिस है, Yes. तो उसमें रिहैबिलिटेशन के लिए आप क्या बोलोगे कि कितना इम्पॉर्टेंट है? और द बेसिक क्वेश्चन इज क्या रिहैब से ग्रेड 1 और ग्रेड 2 ऑस्टियो अर्थराइटिस ऑफ नी रिकवरेबल है? आई वोंट से रिकवरेबल, हाँ। ग्रेड 1 का जीरो नहीं होने वाला, बट आप ग्रेड 1 को रोक सकते, वहीं पे 1 का 1 ही रुक जाएगा। ओके, ये सो हो वी कैन सकता है। स्टॉप इट विद द रिहैबिलिटेशन यू आर सेइंग ऑफ ग्रेड 1? यस, ओके, क्योंकि विथ एज बोन्स तो वीक हो रहे हैं पर आपके मसल्स भी वीक हो रहे हैं, है एग्जैक्टली, ना। आप कितना भी कैल्शियम विटामिन डी खा लेंगे बट आपकी एक्सरसाइज नहीं हो रही है, मसल्स आपके वीक हो रहे हैं, तो वो प्रेशर भी आपका पूरा घुटनों पे आता है। लाइक क्वाड्रिसेप्स, थाई मसल जो है हम उसको क्वाड्रिसेप्स बोलते हैं, वो अगर आपके वीक है तो आप कुछ भी कर लीजिए आपका नी पेन नहीं जाएगा। तो आपकी लिगामेंट सर्जरीज में भी क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेंडिंग इंपॉर्टेंट है, नी रिप्लेसमेंट में भी क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेंडिंग इंपॉर्टेंट है, और वो एक ऐसा पार्ट है जो बहुत इजीली मिस होता है। पेशेंट्स फिजियोथेरेपी नहीं करते रेगुलरली, तो जितना रिहैब है उतना प्रीहैब भी इम्पॉर्टेंट है। अगर गिवन एन ऑप्शन में पेशेंट को हमेशा बोलता हूँ कि आप पहले 1 महीना फिजियोथेरेपी कीजिए, उसके बाद सर्जरी के लिए जाइए, क्योंकि सर्जरी इमरजेंसी नहीं है। नी रिप्लेसमेंट कभी इमरजेंसी सर्जरी जैसा नहीं है, इट्स इलेक्टिव सर्जरी। तो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप पहले से मसल का स्ट्रेंथ बढ़ाइए। मसल का स्ट्रेंथ बढ़ाना भी बहुत ही ग्रेजुअल प्रोसेस है। मैं पेशेंट को एक्सप्लेन करता हूँ कि आप जिम गए, आपने आज बाइसेप्स मारना शुरू की, आपको डिफरेंस दिखने में कितना समय लगेगा कि चलो मेरे बाइसेप्स अभी स्ट्रांग हो गए, तो मैं वैसे पेशेंट को एक्सप्लेन करता हूँ कि आपको टाइम भी लगने वाला है। पेशेंट का बहुत अलग ये रहता कि नहीं सर हमने तो 10 दिन की, हमको फ़ायदा नहीं हुआ। करेक्ट, तो मसल स्ट्रेंडिंग 10 दिन में हो ही नहीं सकता, इट इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। उसमें आपको डाइट भी अच्छा रखना है, प्रोटीन भी रखना है, आपको रेगुलर करना है, और इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस। आप उसको छोड़ भी देंगे तो वापस मसल्स वीक हो जाएंगे। करेक्ट। और ग्रेड 2 की अगर बात की तो रिहैब कितना रोल प्ले करेगा, मेडिसिन कितना रोल प्ले करेगी? और इवन हर ग्रेड में रिहैब और प्रीहैब दोनों का रोल है ही, है ना। फिजियोथेरेपी ग्रेड 1 में प्रिवेंटिव जैसे बोल सकते हैं हम, ग्रेड 1-2 तक हम ऐसा है कि हम सर्जरी नहीं करना है, अवॉइड करना है, उसके लिए कर सकते हैं। ओके, तो पेन फ्री होने के लिए कंपैरेटिवली जितना आपको पहले पेन था, अभी अगर आपको उतना नहीं तो आपने रिहैब करना चाहिए। ऑफ कोर्स करना चाहिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो और सर एक और मिसकंसेप्शन है कि अगर एज यू सेड कि अगर मुझे अर्थराइटिस है तो आप नीचे मत बैठिए, आप ज़मीन पे मत बैठिए, आप क्रॉस लेग सिटिंग में मत बैठिए, आप इंडियन टॉयलेट्स यूज़ मत कीजिए। यस, बट इन इंडिया देयर इज़ अ मिथ कि अगर मैं नीचे नहीं बैठूंगी तो मैं कभी बैठ नहीं पाऊंगा, तो मैं कभी बैठ नहीं पाऊंगी। दैट इज़ नंबर 1। नंबर 2 इज़ कि अगर मैं वॉक नहीं करूंगी तो मैं बस ऐसे फिर ऑन बेड हो जाऊंगी। मेरा ये तो आप इसमें क्या बोलना चाहेंगे कि ये मिथ को बस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि इज़ वॉकिंग गुड और वॉकिंग बैड फॉर ओए पेशेंट्स ग्रेड 3? यस, वॉकिंग इज ऑलवेज गुड वॉट एवर इज द ग्रेड, बट इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट ऑन वॉट सरफेस यू आर वॉकिंग। अगर आप ग्रेड 3 आर्थराइटिस है और आप सीमेंट रोड पे वॉक कर रहे हैं या फास्ट वॉक कर रहे हैं और आपका फुटवेयर भी अच्छा नहीं है, फुटवेयर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपका वो एग्रीवेट होगा, वो आपका तकलीफ और बढ़ जाएगा। अच्छा, तो वॉकिंग तो आपको बंद करना ही नहीं है, वॉकिंग इज़ फॉर लाइफ। आप सर्जरी कीजिए मत कीजिए, 1 है 2 है 3 है, आपको वॉक करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बट आप अच्छे सरफेस पे करना है ना, प्रीफरेबली सीमेंट थोड़ा अवॉइड करना है, अच्छे शूज़ पहन के, वॉकिंग रनिंग शूज़ पहन के करना है। पेशेंट को भी एक्सप्लेन करना पड़ता है कि शूज़ भी डिफरेंस रहते हैं, अलग अलग शूज़ आते हैं। प्लस आपको पहले मसल स्ट्रेंडिंग करके फिर वॉकिंग करेंगे तो और बेटर है। आप सिर्फ डायरेक्टली कल से ही आप आज तक मतलब 2-3 साल से आपने वॉक नहीं किया और अगले दिन से आप 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर चल रहे हैं, एग्जैक्टली, तो वो आपको अवॉइड करना है। आपको ये बहुत ही ग्रेजुअली बढ़ाना है।
यही मैं आपको पूछने Yes. वाली थी कि अगर किसी का वेट इज़ मोर देन 80 kgs, उसको ग्रेड 3 अर्थराइटिस है एंड इफ ही और शी इज़ वॉकिंग, तो अगर इतने वॉक करने से प्रेशर इतना नी पे आएगा कि Yes. नी काफ़ी पेनफुल रहेगी। Yes. तो वो हम उनको बोलते हैं कि पहले आप मसल स्ट्रेंडिंग कीजिए, Okay. ग्रेजुअली कीजिए, या आप मिक्स कीजिए, आप थोड़ा साइकिलिंग कीजिए, है ना, स्टेडी साइकिलिंग, जिम वाला साइकिलिंग कीजिए, और आप थोड़ा सा वॉकिंग कीजिए। और वन मोर थिंग, कमिंग टू फिजियोथेरेपी, आपको क्या लगता है कि फिजियोथेरेपी सर्जरी को डिले करवा सकता है क्या? ऑफ कोर्स करा सकता है। ओके, यस। एट व्हाट लेवल यू आर सेइंग, इफ यू कैन ग्रेड प्लीज 1 एक्सप्लेन टू दिस अ बिट। ग्रेड 1 2 में तो बहुत से बार ऐसा होता है कि पेशेंट को बहुत सीवियर पेन भी रहता है, तो उनको लगता है कि अपने को सर्जरी अभी करना है। हाँ जी। बट हम जब एक्सरेज देखते, क्लिनिकली देखते, तो हमको लगता है कि अभी सर्जरी का ज़रूरत नहीं है। सर्जरी कैन बी डिलेड विद जस्ट सम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, बेसिक मेडिसिन, कोलेजन, सम सप्लीमेंट्स एंड फिजियोथेरेपी। तो वो स्टेज में हम फिजियोथेरेपी को अच्छा खासा प्रोलॉन्ग, मतलब फिजियोथेरेपी से हम सर्जरी प्रोलॉन्ग कर सकते हैं। Yes. So you being a senior surgeon in Nagpur now, and as you have done more than 5,000 surgeries, तो I want to know one experience जो आप आपके fellow surgeons को बताना चाहेंगे, आपके juniors को बताना चाहेंगे, that is always remarkable you as a doctor, और जो कि एक ऐसे बहुत सारे इंसिडेंसेस है। one incident जो आप हमेशा आप that the first incident जो हमेशा click होता है आपको। Yes, I did my first surgery free of cost. Great. और I did my first surgery 6 months after starting my clinic. Okay. So it was not easy. जैसा सबको लगता है कि इट इज़ वेरी इजी, आप फेलोशिप करके आ गए और आपने, मैं आई डिड 3 इंटरनेशनल फेलोशिप्स। मैं पीजी के बाद में पुणे में काम किया। आई वाज इन जर्मनी, आई वाज इन इटली, आई वाज इन यूएसए। वर्ल्ड का बेस्ट हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल फॉर स्पेशल सर्जरी, Yeah. जहाँ पे 150 जॉइंट रिप्लेसमेंट एक दिन में होते हैं, 50 my सर्जन सर्जरी। वहाँ सबसे आने के बाद जब आप आते हो प्रैक्टिस में, तो आपको लगता है कि अरे कल से तो लाइन लग जाएगी और बहुत सारे पेशेंट्स आएंगे और ये होगा और वो होगा। हाँ जी। बट फ्रैंकली स्पीकिंग, पेशेंट को कॉन्फिडेंस नहीं आता है, क्योंकि आप यू आर अ न्यू कमर, Correct. है ना। मेरा मेडिकल बैकग्राउंड है, बट मेरे पेरेंट्स यहाँ नहीं रहते। तो व्हेन आई स्टार्टेड विद अ स्मॉल क्लिनिक, और ओपीडी फॉर्चुनेटली पहले दिन से अच्छा था, बट सर्जिकल पेशेंट को कन्विंस करना इज़ वेरी डिफिकल्ट। Yes. लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं आता, और आपके सिटी में कुछ डॉक्टर्स के नाम बने हुए, तो लोग बस वहीं जाते। Correct. तो फर्स्ट सर्जरी मैंने जो किया, मेरे एक कलीग के रिलेटिव का किया, है ना। ही वॉज अ वीआईपी पेशेंट, बट वो जो मेरा कलीग था, उसको पता था कि मैं कितना ट्रेंड हूँ, मैंने कितना ट्रेनिंग लिया है, क्या है। तो मैंने वो सर्जरी किया, इट वेंट गुड, इट वेंट वेल, एंड दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। बट फर्स्ट सर्जरी टुक मी 6 months. Oh my God. तो इट इज़ So, नॉट ईजी। Have patience, you are Yes, saying. yes, that is And important. one experience you will never forget with your patient. That one patient. Recently, I did a surgery, hip replacement of patient suffering from ankylosing spondylitis. Yeah. मैंने वोकार्ड हॉस्पिटल में सर्जरी किया। तो वो पेशेंट ऑलमोस्ट 2 साल से चल ही नहीं रहा था। Okay. ही वॉज बेड रिडन, पूरी बॉडी स्टिफ थी। तो जब मैं सर्जरी किया और उनको फॉलोअप को, मतलब मिलने आया उनको जब रूम में सर्जरी के बाद नेक्स्ट डे, तो पूरी फैमिली रोने लग गई। पूरी फैमिली, मतलब फैमिली में 4 मेंबर है, चारों के चारों जोर जोर से रो रहे, Oh my God. खुशी से। तो मैंने पहले कभी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया। इट वाज लाइक Touch wood. तो वो बहुत अलग एक्सपीरियंस था। In your experience, what is one single effective habit जो patient ने follow करनी चाहिए? आज मुझे अर्थराइटिस नहीं होना चाहिए, टू प्रोटेक्ट माई नीज, आप कौन सा एक मंत्रा देना चाहोगे हमें कि इट शुड, लाइक यू शुड डू इट एंड योर नीज विल बी सेफ? लर्न quadriceps स्टैंडिंग एक्सरसाइजेस ओके. फ्रॉम योर फिजियोथेरेपिस्ट। एक बार सीख लीजिए, एंड आप घर पे भी कर सकते हैं, बट आपको प्रॉपर तरीके से अंडर सुपरविजन सीखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके. आप quadriceps को स्ट्रॉन्ग रखेंगे तो आपको कोई नी का प्रॉब्लम नहीं होगा। Okay. Yes. And one biggest myth you are facing with this knee replacement surgery, जो एक मिथ हर पेशेंट के दिमाग में रहता है कि जिससे आपको डिसॉल्व करने में बहुत टाइम लगता है कि पेशेंट थिंक दैट प्रॉब्लम इज विद सर्जरी। ओके. लोगों को लगता है कि सर्जरी में प्रॉब्लम है, सर्जरी वर्ड में या नी रिप्लेसमेंट सर्जरी में प्रॉब्लम है। Yes. एक्चुअली इट इज़ नॉट लाइक दैट। सर्जरी अब ऐसा चीज़ है कि ये हर जगह, हर हॉस्पिटल में होने लगा है, Okay. बट नॉट ऑल द डॉक्टर्स आर ट्रेंड इक्वली, है ना। Correct. नॉट एवरी वन इज एक्सपीरियंसड इक्वली, Correct. है ना। नॉट एवरी वन इज यूजिंग गुड क्वालिटी इम्प्लांट, है ना। तो इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट वो उनको बताना है। उनको लगता है कि ये सर्जरी का, एक सर्जरी फेल हुई कहीं पे कोई रिलेटिव की, तो उनको लगता है कि ये सर्जरी गड़बड़ है। Exactly. सर्जरी का इशू नहीं है। इफ़ यू आस्क मी, हम अगर 10 टाइप की सर्जरी करते हैं, तो सबसे हेल्पफुल सर्जरी पेशेंट के लिए नी रिप्लेसमेंट सर्जरी है। ओके. All the patients are happy. Most of the time patients are very much happy after surgery.
क्योंकि इट इज़ काइंड ऑफ लाइफ चेंजिंग सर्जरी, करेक्ट है ना। आप 5 साल 10 साल पीछे चले जाते, जितना आप फिट थे 10 साल पहले आप वो करने लग जाते, और इट इज़ फॉर लाइफ टाइम। आपने एक बार सर्जरी कर लिया, उस एज में किया 50-55 के अराउंड, तो इट विल लास्ट फॉर योर लाइफ। तो एक घंटे का छोटा सर्जरी आपकी लाइफ पूरी चेंज कर देता है। लोगों की एक्टिविटीज़ उसके चक्कर में पूरी बंद हो जाती, लोग बाहर निकलना बंद कर देते, लोग सोशल एक्टिविटीज़ बंद कर देते, फिजिकल जो स्पोर्ट्स करते थे सब बंद कर देते, सिर्फ नी पेन की वजह से। वो सब वो वापस शुरू कर सकते हैं। Correct. So one more thing what I face, even if the patient is good and everything, but they always have that one saying, the X doctor is charging 5 lakhs, the Y doctor is charging 7 lakhs, the Z doctor is charging 10 lakhs, इतने पैसे ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं? Yes. तो सर वो अमाउंट जो कमर्शियल्स रहते हैं, तो वो Yes. क्यों रहते हैं? उसके लिए why do we charge so much? Can you please explain this कि हम Yes, ये बहुत ये भी हमको बहुत एक्सप्लेन करना पड़ता है पेशेंट्स को, हाँ क्योंकि एक ही एरिया में या एक ही सिटी में बहुत सारे उनको, मतलब कोई बहुत कम में कर रहा है, कोई बहुत ज़्यादा में कर हाँ रहा जी. है। नी रिप्लेसमेंट या हिप रिप्लेसमेंट ऐसी सर्जरी है जिसमें हम अंदर जो चीज़ डाल रहे हैं, आपके जॉइंट को जो रिप्लेस कर रहे हैं, वो कौन से क्वालिटी का यूज़ कर रहे हैं, इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। करेक्ट. मैं अंदर क्या कर रहा हूँ, है ना, वो आपको पता नहीं चलेगा, Correct. बट आपको डॉक्टर पे उतना ट्रस्ट करके वो चीज़ जो डॉक्टर अच्छी क्वालिटी का सामान यूज़ करेगा वहीं जाना है। दूसरा, हम जब ये सर्जरीज करते थे, हम ये सब हमें कैसे पता चलेगा सर क्या क्वालिटी है? what Yes, is ये some सब डॉक्टर से आपने पहले पूछना है, सर्जरी के पहले आपने पूछना है कि कौन सी कंपनी का इम्प्लांट लगने वाला है, okay. अंदर जो लगने वाला है वो आप डिस्कस करना है। आजकल बहुत पेशेंट्स करते हैं जिनको अवेयरनेस है या जिनके बच्चे एजुकेटेड है। Just for the awareness sake, can you please tell us few companies जो patient बोल सके कि we want this particular kind of implant? यस, तो जॉनसन एंड जॉनसन इज़ अ गुड कंपनी, Okay. स्मिथ एंड नेफ्यू इज़ अ गुड कंपनी, Okay. है ना। ये नी रिप्लेसमेंट के लिए दोनों काफ़ी चलती है। मेरिल इज़ अ वेरी गुड इंडियन कंपनी। Okay. जनरली ये 3 जॉइंट रिप्लेसमेंट कंपनीज जो है काफ़ी यूज़ होती है, एंड दे आर ऑल दीज आर गुड। बट अब इसके सिवा और 10 कंपनीज मार्केट में आती है हाँ ना, जी. जो लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छी नहीं है। Okay. वहाँ क्वालिटी में डिफरेंस आता है। दूसरा, आपका ओटी सेटअप कैसा है। आप जो हम जॉइंट रिप्लेसमेंट करते समय जो कपड़े भी यूज़ करते हैं, ओटी ड्रेसेस, दैट एवरीथिंग इज़ डिस्पोजेबल, एक Correct. वन सिंगल टाइम यूज़ रहती है। Correct. तो ये सब चीज़ों की वजह से प्राइस जो है, कॉस्ट जो है सर्जरी का शूट बढ़ अप होता जाता है। यस, तो अब वो सेम सर्जरी आप क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ करने जाएंगे तो बहुत कम में हो सकती है, बट देयर इज़ नॉट मच डिफरेंस, देयर इज़ नॉट ह्यूज डिफरेंस, है Yeah. ना। okay. Yes. Anything you would like to add as a knee surgeon for your patients? If any message you want to give I to would your say awareness is very much important. What you are doing is very very important for people. Yes. ये लोगों में अवेयरनेस का ही इशू है ना। हम हर चीज़ एक्सप्लेन नहीं कर पाते। ओपीडी में 10-15 मिनट में पेशेंट हमको मिलता, हम कुछ चीज़ें बता पाते, कुछ चीज़ें नहीं बता पाते हर Correct. पेशेंट को। Correct. तो पेशेंट्स के लिए आई गेस सोशल मीडिया इज़ द गुड सोर्स। व्हाट यू आर डूइंग, व्हाट यू आर स्टार्टेड इज़ वेरी गुड। ये Yes. बेसिकली अब हर कोई सोशल मीडिया पे है, बीट वॉट एवर एज, है ना। अवेयरनेस जैसे बढ़ता जाएगा, आपको सब चीज़ें बेटर होती जाएगी। Correct. एटलीस्ट हेल्थ केयर में तो दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। बस ये भी इंपॉर्टेंट है कि आपको हर चीज़ को, हर पेज को फॉलो नहीं करना है ना। हाँ जी. आप जो फॉलो कर रहे हैं वो भी देखना है कि ही हिमसेल्फ इज़ अ डॉक्टर और एजुकेटेड पर्सन, है ना। Yes, क्योंकि that is अभी very वो सोशल important. मीडिया का एक वो प्रॉब्लम भी है, हाँ जी. तो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। वो ब्लेसिंग्स भी है और Yes. भी कि इतना फेक अवेयरनेस भी हो रहा है। तो और वो उसमें भी डिस्टिंग्विश करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट Yeah. कि आप किसको फॉलो कर रहे हैं, Correct. वो सही में फॉलो करने लायक है क्या। अदरवाइज इतना ज़्यादा सोशल मीडिया पे चीज़ें अवेलेबल है कि आपको कंटिन्यूसली वही सजेस्ट करते रहेंगे, अलग अलग उसके तरीके सजेस्ट होते रहेंगे। आपने नी पेन एक बार सर्च कर लिया हाँ जी. तो आपको आयुर्वेदिक में भी क्या करना है बता देंगे, होम्योपैथी में भी बता देंगे, सब बता देंगे। तो दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट कि आपको क्या फॉलो करना है और एक्चुअली आप प्रॉपर कंसल्टेंट को या प्रॉपर पेज को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं अवेयरनेस के लिए। If XYZ person is not willing to go for a surgery, तो what is the alternative option for it? It depends which grade he is coming with. Considering 1 or 2 grade. 1 or 2 grade में तो सर्जरी ठीक है. If we Yes. consider 2nd or 3rd grade. सेकेंड और थर्ड, सेकेंड तक इट इज़ फाइन विथ फिजियोथेरेपी, एक्टिविटी मॉडिफिकेशन, मेडिसिन्स, इंट्राआर्टिकुलर हाइलुरोनिक एसिड इंजेक्शंस, है ना, Yes. पीआरपी, ये सब चीज़ों का 1-2 तक फ़ायदा होता है। 3 में अनफॉर्चुनेटली ही हैज़ टू स्टे विथ पेन। मतलब बेसिकली आप या तो मेडिसिन आपको खाते रहना पड़ेगा Correct. जब तक आपका किडनी लीवर डैमेज ना हो जाए, Correct. है ना। तो जनरली हम वो अवॉइड करने बोलते हैं। अगर किसी का पेन टॉलरेंस बहुत अच्छा है हाँ. तो ही कैन बियर दैट पेन।
सर्जरी ये इमरजेंसी नहीं है, कंपलसरी सर्जरी भी नहीं। मैं हर पेशेंट को बोलता है कंपलसरी सर्जरी नहीं है, बट अगर आपको उसके वजह से रोज़ पेन की मेडिसिन खाना पड़ रही है जो आपके किडनी लीवर को भी हार्म करेंगी लॉन्ग टर्म में, करेक्ट। देन यू शुड गो फॉर सर्जरी। बहुत से लोगों का एक्सरे बहुत ख़राब दिखता है बट पेशेंट बोलते हैं हमको दर्द नहीं है, तो हम उनको बिल्कुल सर्जरी का नहीं बोलते हैं। फॉर मी पेशेंट सिम्टम इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। एक्सरे सेकेंड है, एक्सरे इज सेकेंडरी। क्लिनिकली से ज़्यादा पेशेंट सिम्टम पेशेंट सिम्टम्स बहुत इंपॉर्टेंट है जी, क्योंकि यू कैनॉट फोर्स एनी पेशेंट कि नहीं आपको ख़राब है आपको कराना ही पड़ेगा, है ना। पेशेंट जब तक रेडी नहीं है मेंटली तब तक इलेक्टिव सर्जरी हम कभी प्लान नहीं करते हैं। सर अभी आपने जो बोला इंजेक्टिबल्स दे सकते हैं, तो उसके बारे में भी एक है कि एक बार अगर हमने इंजेक्शन लिया तो हमको बार बार इंजेक्शन लेना पड़ेगा। नहीं, इंजेक्शन एक्चुअली बार बार तो अवॉइड करना चाहिए। हाँ जी, वो स्पेसिफिक वो इंजेक्शंस किस चीज़ के लिए रहते हैं, वो क्या काम करते हैं और वो हमारे नी हेल्थ को कैसे अच्छे करते हैं, अगर आप प्लीज़ एक्सप्लेन करें। हाइलुरोनिक एसिड इज़ अ फ्लूइड जो हमारे जॉइंट फ्लूइड में, मतलब जॉइंट फ्लूइड का नाम है साइनोवियल फ्लूइड, उसका 70-80% कंटेंट इज़ हाइलुरोनिक एसिड। तो बेसिकली ग्रेड 1 आर्थराइटिस में इट वर्क्स। इट एक्ट्स एज अ लुब्रिकेंट। वो कोई मेडिसिन नहीं है, कोई दवाई नहीं है, जेल जैसा लुब्रिकेंट जैसा काम करता है, बट वो इनिशियल ग्रेड 1-2 में ही काम करता है। हाँ, बट उसको भी वो भी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ड्राई होगा, तो आप उसको बार बार नहीं ले सकते, आपको बार बार इंजेक्शंस नहीं लेना है। सो एज अ नी सर्जन मैंने आपके लिए एक छोटा रैपिड फायर राउंड प्रिपेयर किया है, सो आई वांट यू टू आंसर दैट। What is worse for knee health? Indian toilets, cross-leg sitting, or prolonged chair sitting? Indian toilet. Indian toilets are Yes, worse. yes, yes, Okay, yes. cross-leg sitting and prolonged Cross-leg sitting is sitting, somewhat if you are manageable. sitting on gaddi, ऊपर height पे, if you are sitting Yeah. cross-leg, that is fine. What is one knee symptom people should never ignore? Pain and swelling. Pain and swelling. Yes. Okay. Are kneecaps genuinely useful medically, or do they mostly provide psychological confidence or temporary More of support? psychological confidence. More of psychological. They are only good for particular age Yeah. for psychological symptoms. Okay. What is the biggest misconception social media is currently spreading for knee pain? That it can be cured with any oil or any supplements. Agreed. Yeah. Totally. Yeah. What is more harmful for the knees in today's lifestyle? Obesity, a sedentary routine, or incorrect gym training? If you ask me age-wise, so it is more of obesity. Okay. In young patients, incorrect gym training. Okay. What is more challenging, performing a surgery itself or motivating patient throughout the recovery and rehabilitation forwards? Motivating patients. In a successful knee replacement surgery, what percentage of recovery depends on surgery and what percentage depends on physiotherapy rehabilitation? 50-50. So you are saying 50 for the surgery and 50 for the rehab. Yes, that is very much important. Can patient genuinely start walking the very next day after knee replacement surgery? You can start same day, not next day. Okay, the same day Same patient day. can If start done properly, walking. patient can start walking Yes. in 6 hours. Please note, if a surgery is done by a great surgeon, so patient can start walking even in 6 hours after surgery. आपको 2-3 महीने बेड पे रहने की कोई ज़रूरत नहीं है. Can even a successful knee surgery fail to deliver good result if rehabilitation is poor? Yes. As I said, it is 50% important. So it will be half done surgery only. Okay. Can oil massage regrow the cartilage? Never. Never, right? Yes. Okay. That is one of the commonest misconception. Okay. So now I want you to spit facts about rehabilitation, physiotherapy for the knee. Anything you would like to tell your patients or people who are suffering from knee problem. तो उनके लिए फिजियोथेरेपी रिहैबिलिटेशन एट एनी पॉइंट उन्हें प्रॉब्लम है नहीं है जो भी, तो फिजियोथेरेपी और रिहैब कितना इंपॉर्टेंट है? इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट. ग्रेड 1 से लेके और इवन इन स्पोर्ट्स इंजुरी, मतलब फॉर एवरी एज ग्रुप फिजियोथेरेपी इज़ इम्पॉर्टेंट. जब लिगामेंट स्प्रेन लेके पेशेंट्स आते हैं या ग्रेड 1 मेनिस्कस टीयर लेके पेशेंट्स आते हैं, हम उनको पहले इमोबिलाइज करते, कुछ दिन रेस्ट करने बोलते हैं. अगर वो रेस्ट ज़्यादा हो गया, उन्होंने बहुत दिन बेल्ट यूज़ कर लिया, तो वो नी भी स्टिफ हो जाता है. करेक्ट. तो वहाँ पे भी इसका रोल है. आपके मसल्स वीक हो रहे हैं और उसके वजह से अर्ली आर्थराइटिस शुरू हो रहा है. मिडल एज वुमेंस 40-45, उसमें फिजियोथेरेपी का रोल है. ओल्ड एज में भी जिनको सर्जरी अवॉइड करना है, उनको भी मसल स्ट्रेंथनिंग का रोल है. तो हर एज में और हर नी पेशेंट में, एटलीस्ट इन नी पेशेंट्स एंड बैक पेशेंट्स, आई वुड से फिजियोथेरेपी का बहुत मेजर रोल है. यस.
Thank you so much, sir, for coming here. Like it was a great talk, और I'm sure बहुत सारे लोगों को इससे अवेयरनेस आया होगा, बहुत सारे लोगों का अंडरस्टैंडिंग आई होगी, बहुत सारे मिथ बस्ट हुए होंगे रिलेटेड टू नी सर्जरीज, नी रिहैबिलिटेशन. It was great to have you here. Thank you so much. Thank you so much, Thank you, Tanvi. sir. Thank you. Thank you for the great initiative. Thank you. Thank you.